नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी ज्योग्राफी यूनिवर्सल ज्योग्राफी क्लब में। आज जो चर्चा का विषय रहेगा वो है प्रवास और उसको प्रभावित करने वाले कारक। साथ ही हम चर्चा करेंगे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसके परिणाम और जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करने से पहले एक बार चर्चा करते हैं प्रवास क्या होता है। तो देखिए, लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने की घटना को प्रवास कहते हैं। इसके अंतर्गत लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी, अस्थायी या मौसमी अवधि के लिए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि प्रवास एक ऐसी घटना है जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन ये प्रवास स्थायी यानी कि एक ऐसा प्रवास हो सकता है जिसमें व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और वहीं पर अपना निवास स्थान बनाकर रहने लग जाता है। दूसरा, इसमें अस्थायी प्रवास भी हो सकता है, यानी कुछ समय के लिए वो व्यक्ति वहां जाता है, साल, 2 साल, 10 साल, कोई भी समय अवधि हो सकती है, और उसके बाद वो वापस अपने उसी स्थान पर आ जाता है जहां से वो जाता है। और एक होता है मौसमी प्रवास, जो एक छोटी अवधि के लिए होता है। इसमें कोई व्यक्ति रोजगार के लिए या अन्य काम के लिए किसी क्षेत्र विशेष में जाता है और जैसे ही वो मौसम या वो अवधि पूरी होती है तो वो वापस अपने स्थान पर आ जाता है। तो प्रवास है वो स्थायी, अस्थायी और मौसमी हो सकता है। बात करते हैं प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो देखिए, इसमें 2 प्रकार के कारक हैं। सबसे पहले हैं प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं? प्रतिकर्ष कारक वे कारक हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण लोगों को अन्य स्थानों की ओर प्रवास करने के लिए बाध्य करते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक उपद्रव व रहन सहन की निम्न दशाएं जैसे कारक आते हैं। तो आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से कि प्रतिकर्ष के कारकों के अंतर्गत वे कारक है जो किसी व्यक्ति को एक स्थान से प्रवास करने के लिए मजबूर कर देते हैं। वहाँ के सामाजिक हालात हैं वो बहुत खराब हो सकते हैं, राजनीतिक तौर पर वो क्षेत्र हो सकता है सुरक्षित ना हो, महामारी कोई उस क्षेत्र में आ जाए, बाढ़, भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक आपदा उस क्षेत्र में आ जाए, या अन्य प्रकार की कोई भी ऐसी मुसीबत, कोई भी ऐसी दिक्कत उस क्षेत्र में आ जाए कि वहाँ के लोग उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे जो कारक होते हैं वो प्रतिकर्ष के कारक कहलाते हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण जीविका कमाने के साधनों की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये विशेष समस्या है कि वहाँ आजीविका कमाने के साधनों की कमी है और इस प्रकार से वहाँ कुछ लोगों का तो गुजारा हो पाता है, बाकी जनसंख्या है वो अपना पूरा पेट नहीं भर पाती है। तो इस प्रकार की जो जनसंख्या होती है उसे अधिशेष जनसंख्या कहा जाता है और यह जनसंख्या ही गाँव को छोड़कर नगरों की ओर प्रवास करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो प्रतिकर्ष में अनेक ऐसे कारक हो सकते हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं और लोगों को अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। बात करते हैं प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारकों की। अपकर्ष कारक वे कारक हैं जो किसी क्षेत्र की अनुकूल परिस्थितियों के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपकर्ष के कारक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति, स्थायित्व जीवन, संपत्ति की सुरक्षा, काम के बेहतर अवसर और अनुकूल जलवायु जैसे कारक शामिल होते हैं। यानी ये एक ऐसी हालात होती है जिसमें लोग उस स्थान पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ रहने की, खाने पीने की, अपनी आजीविका कमाने की ऐसी अनेक प्रकार की सुरक्षा मिलती है, रहने के लिए शांत वातावरण मिलता है। इसके अलावा नगरों में जिस तरह आप देख सकते हैं कि आर्थिक अवसर मिलते हैं, रोजगार के, शिक्षा और मनोरंजन की सुविधाएं मिलती है, तो लोग चुंबक की तरह ऐसे क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे सभी कारक जो हमें एक जगह प्रवास करने के लिए आकर्षित करते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में आपको रोजगार मिल रहा है तो आप वहां भागे दौड़े जाएंगे रोजगार के लिए। तो ऐसे जो अवसर हैं, ऐसे जो कारक हैं वो प्रवास के अपकर्ष कारक हैं, आकर्षित करने वाले कारक हैं। ये प्रतिकर्ष कारकों के बिल्कुल विपरीत है क्योंकि प्रतिकर्ष कारक हमें किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और जो अपकर्ष के कारक है वो किसी स्थान पर जाकर बसने के लिए हमें आकर्षित करते हैं। बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों की। तो देखिए, चार्ट के द्वारा आप इस चार्ट में आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि जो क्षैतिज रेखा दिखाई गई है ये समय की रेखा है जिसमें अलग अलग वर्ष दिखाए गए हैं और जो खड़ी रेखा है वो विश्व की जनसंख्या अरबों में दिखा रही है कि किस प्रकार से विश्व की जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई। तो आप देख सकते हैं वर्तमान से 12,000 वर्ष पूर्व का आंकड़ा, तो उस समय कृषि का विस्तार था और विश्व की जनसंख्या लगभग 0.25 अरब यानी 25 करोड़ विश्व की जनसंख्या थी।
और जैसे जैसे समय बदलता गया 1600 ईस्वी में देख सकते हैं आप, ये जनसंख्या 50 करोड़ तक पहुंच गई। और धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने खोज शुरू की, उपनिवेश बनाए और औद्योगिक युग तक हम पहुंच गए। जैसे जैसे समय बदलता गया जनसंख्या में भी वृद्धि होती गई और लगभग सन 1700 से 1750 तक ये जनसंख्या हमारी 1 अरब के आंकड़े पर पहुंच गई। जो आप ये रेखा देख रहे हैं इस क्षैतिज के साथ साथ जो ऊपर की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है, ये जनसंख्या वृद्धि को दिखा रही है। तो आप देख सकते हैं सन 1700 से 1800 के बीच विश्व की जनसंख्या 1 अरब की रेखा है, वहाँ उसकी सीध में पहुँच गई। आगे बात करें, उद्योगों का विस्तार हुआ, परिवहन की सुविधाएं, तो आप वर्ष देख सकते हैं कि परिवहन का विस्तार कब हुआ। तो आप इस रेखा को सीधा चलेंगे और नीचे डॉटेड लाइन पर देखेंगे कि 1800 से 1900 के बीच लगभग 1860 का समय है जब परिवहन सेवाओं का विस्तार हुआ। सफाई चिकित्सा का विस्तार आप देख सकते हैं सन 1900 के थोड़ा सा बाद, यानी लगभग 1920 में सफाई और चिकित्सा की सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई। साथ साथ आप जनसंख्या का ग्राफ देख सकते हैं कि जनसंख्या भी लगातार बढ़ती गई। बात करें जैव प्रौद्योगिकी की, तो ये विस्तार हुआ सन 1900 और सन 2000 के बीच, यानी लगभग 1950-1955 में। और सूचना तकनीकी, कंप्यूटर आदि इनकी शुरुआत भी 1975 तक हो गई थी। तो इस सारे विकास के साथ साथ जनसंख्या में भी लगातार बढ़ोतरी होती गई। और आप देख सकते हैं कि जनसंख्या का आंकड़ा 1999 में 5 अरब, 1975 में 5 अरब और 1999 में 6 अरब के करीबन पहुंच गया था। तो इस प्रकार आप प्रवृत्तियां अगर जनसंख्या वृद्धि की देखें तो जो 1650 से लेकर वर्तमान तक का समय था, इसमें जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। इससे पहले मनुष्य आदिम जीवन जीता था, मृत्यु दर भी ज़्यादा थी और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी क्योंकि सुविधाएं भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उसकी वजह से जनसंख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन जो वर्तमान आधुनिक जो समय आया है जिसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवहन की सुविधाएं बढ़ गई है, मृत्यु दर कम हो गई है, तो अब लगातार जो जनसंख्या वृद्धि है वो तीव्र गति से हो रही है। विश्व जनसंख्या के दुगना होने की अवधि, तो आंकड़ों के द्वारा इसे समझेंगे हम। देखिए, विश्व की जनसंख्या 1830 में 1 अरब थी, जो कि 1930 तक बढ़कर 2 अरब पहुंच गई। यानी 100 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में 100 करोड़ लोगों की वृद्धि होती है। 1930 से 1960 तक केवल 30 वर्षों में विश्व की जनसंख्या 2 अरब से 3 अरब तक पहुंच जाती है। यानी यहां भी 100 करोड़ लोगों की वृद्धि होती है, लेकिन समय लगता है केवल 30 वर्ष। अगला जो 1 अरब का जो आंकड़ा है वो 15 वर्षों के अंदर ही आ जाता है और विश्व की जनसंख्या 3 अरब से 4 अरब तक पहुंच जाती है। आगे देखिए, 1975 से 1987, 1987 से 1999 और 1999 से 2011, और 2011 के बाद अगर वर्तमान आंकड़ों पर भी नजर डालें तो 8 अरब जनसंख्या भी 2023 तक हो जाएगी। यानी हर 12 वर्ष में विश्व की जनसंख्या में 1 अरब लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन हम विश्व की जनसंख्या दुगनी होने की अवधि पर अगर विचार करें तो देखिए कितने भयावह तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। शुरू के 100 वर्षों में विश्व जनसंख्या दुगनी हुई, यानी 1 अरब से 2 वर्ष हुई। लेकिन 2 अरब से इसे 4 वर्ष होने में 100 वर्ष नहीं लगे, लगने चाहिए थे 100 वर्ष से ज्यादा, जिस हिसाब से जो पिछली जनसंख्या वृद्धि हुई। लेकिन जनसंख्या वृद्धि 2 अरब से 4 अरब होने में केवल 45 वर्ष लगे। 1930 में यह जनसंख्या 2 अरब थी और 1975 में यह 4 अरब हो गई। यानी 45 वर्षों में ही जनसंख्या दुगनी हो गई। और अब 4 अरब से 8 अरब के आंकड़े तक पहुंचने में हमें केवल लगे हैं 48 वर्ष। 1975 में 4 अरब जनसंख्या थी विश्व की और 2023 तक ये 8 अरब होने की संभावना है। यानी 48 वर्षों में विश्व की जनसंख्या एक बार फिर से दुगनी हो जाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि है बड़ी तेज गति से हो रही है और इस बारे में विचारणीय है विश्व के लिए, पूरे समुदाय के लिए। बात करें 9 अरब यानी अगली जो 1 अरब जनसंख्या है वो कब तक बढ़ सकती है, तो संभावनाएं है कि वर्ष 2043 तक विश्व की जनसंख्या है वो 9 अरब का आंकड़ा है वो भी पार कर जाएगी। बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रतिरूप की। तो स्थानिक प्रतिरूप को समझने के लिए हम विश्व के विभिन्न महाद्वीपों का उदाहरण लेंगे। आप देखेंगे पूरे विश्व के आंकड़ों पर एक नजर अगर आप डालते हैं तो पूरे विश्व की जनसंख्या जो वर्तमान में है 780 करोड़ है। जनसंख्या वृद्धि दर जो कि 2014 में 1.2% थी वो अब घटकर 1.05% हो गई है। यानी विश्व में धीरे धीरे जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो घट रही है। लेकिन अलग अलग स्थानों के आंकड़ों पर नजर डालें तो एशिया महाद्वीप की बात करें,
464 करोड़ जनसंख्या, यानी दुनिया की आधी से ज्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। यहाँ की वृद्धि दर की बात करें तो 1.1% थी 2014 में, जो अब घटकर 0.86% हो गई है। यानी ये इस महाद्वीप के लिए कुछ सुकून की बात है कि अब यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर है, घट रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, जिसकी जनसंख्या 134 करोड़ है, जनसंख्या वृद्धि दर 2014 में 2.5% थी, जो कि अब 2.49 यानी लगभग वही प्रतिशत वृद्धि दर है, वो लगातार चलती जा रही है। तो ये महाद्वीप चिंता के विषय हैं विश्व के लिए कि यहाँ लगातार जनसंख्या वृद्धि है, वो उसी प्रकार से चल रही है, उसमें कोई गिरावट नहीं आ रही है। विश्व के अन्य महाद्वीपों पर अगर आप नजर डालें तो आप देखेंगे यूरोप में केवल 75 करोड़ जनसंख्या है, दक्षिण अमेरिका 65 करोड़, उत्तरी अमेरिका की बात करें 37 करोड़, और जो ओशिनिया महाद्वीप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और द्वीपीय देश आते हैं, वहां केवल 4 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। और इन देशों की वृद्धि दर की बात करें तो वो भी बहुत कम है, और यूरोप जैसा महाद्वीप है वहां तो वृद्धि दर बिल्कुल नगण्य जा चुकी है, जो कि अब बिल्कुल थोड़ा बहुत उसमें वृद्धि आप देख सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि वहां संसाधनों के अलग प्रयोग की समस्या आने लगी है। आप भारत पर अगर नजर डालें तो आप देखिए कि भारत की जनसंख्या 2020 में 134 करोड़, जो अफ्रीका की जनसंख्या है उससे भी ज्यादा जा चुकी है, 138 करोड़, यानी अफ्रीका महाद्वीप से ज्यादा जनसंख्या भारत देश की है। तो ये विश्व के जनसंख्या के स्थानिक प्रतिरूप है कि अलग अलग स्थान, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जनसंख्या बहुत कम है। वहां जनसंख्या अगर आने वाले समय में नहीं बढ़ती है तो वहां संसाधनों के अल्प प्रयोग की समस्या भी आ सकती है। आइए इसे समझते हैं। विश्व में जनसंख्या के जो स्थानिक प्रतिरूप हमने देखे, उसके उस क्षेत्र पर कुछ सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, तो उन्हीं प्रभावों को यहां हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जिस क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन से वृद्धि होती है वहां संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है, यानी अगर लोगों की संख्या बढ़ेगी तो वहां जो भूमि संसाधन है या अन्य संसाधन है उन पर दबाव बढ़ेगा, जिस कारण वहां संसाधनों का अतिशोषण होता रहेगा। इसके विपरीत अगर बात करें, जनसंख्या परिवर्तन से जहां जनसंख्या में कमी होती है, जिस तरह हम यूरोप महाद्वीप की बात करें, वहां पर जनसंख्या में कमी हो रही है, वृद्धि दर बहुत कम है, तो वहां संसाधनों के अलग प्रयोग की समस्या आती है। यानी उनके पास संसाधन तो है, लेकिन उनको प्रयोग करने के लिए जो मानव संसाधन है उसकी कमी रहती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या विभिन्न देशों के लिए रहती है। इसके अलावा जनसंख्या की जो वृद्धि की बात हम कर रहे हैं, उसमें अगर सही तरीके से वृद्धि नहीं होती है, सही तरीके का यहाँ अर्थ है कि अगर वो सीमाओं के अंदर वृद्धि नहीं होती है, अगर कहीं पर जहाँ संसाधन कम है और जनसंख्या बढ़ जाए तो भी समस्याएं आती है, या किसी क्षेत्र में संसाधन तो पर्याप्त मात्रा में है लेकिन जनसंख्या की वृद्धि है वो पर्याप्त नहीं है, तो वहाँ के संसाधनों में अलग प्रयोग की समस्या भी आ जाती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जनसंख्या की जो वृद्धि है वो अनेक समस्याओं को लेकर आती है। भोजन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आवास की समस्या, आधारभूत जो सुविधाएं होती है जीवन जीने के लिए, जल, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी समस्याएं भी आती है। तो जनसंख्या का जो परिवर्तन है वो अगर धनात्मक है या ऋणात्मक है तो दोनों प्रकार के उसके प्रभाव क्षेत्र के अनुसार पड़ते हैं। बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण और इसके परिणामों की। तो जनसंख्या वृद्धि के कारणों की अगर बात करें तो जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण हैं, जैसे कि अशिक्षा, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, बाल विवाह और अंधविश्वास। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से जनसंख्या वृद्धि लगातार होती जा रही है। बात करते हैं इसके परिणामों की कि जनसंख्या अगर इसी तरीके से बढ़ती रहे तो इसके क्या परिणाम आते हैं। जनसंख्या वृद्धि से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, गरीबी की, बेरोजगारी की, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। इसके अलावा हमने जो हमारी पिछली स्लाइड है उसमें भी डिस्कस की है कि भोजन की समस्या के साथ साथ आधारभूत जो समस्याएं हैं वो भी जनसंख्या वृद्धि की वजह से आती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करना जरूरी है और उसके लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना आवश्यक है। तो इसके लिए अनेक कदम विभिन्न सरकारों के द्वारा समय समय पर उठाए गए हैं। विभिन्न देश अपनी अपनी नीतियां भी बनाते हैं। तो देखते हैं जनसंख्या वृद्धि को काबू करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो जनसंख्या नियंत्रण के जो उपाय हैं वो इस प्रकार से हैं। शिक्षा का प्रसार, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर हम शिक्षित करेंगे, उन्हें जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानियों और कम जनसंख्या के लाभ बताएंगे तो अवश्य ही लोग इस बारे में जागरूक होंगे और जनसंख्या उसको काबू में किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, परिवार नियोजन।
परिवार नियोजन की अनेक विधियां स्वास्थ्य विभाग में प्रचलित हैं। अगर उन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लोग अपनाते हैं, तो निश्चित तौर पर जनसंख्या वृद्धि को काबू किया जा सकता है। इसके अलावा विवाह की आयु में वृद्धि करना। जो विवाह की आयु अगर कम होती है तो महिलाओं में जो संतान प्रजनन की क्षमता है वो दर ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए विवाह की आयु में वृद्धि करना भी जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एक उपाय है। इसके अलावा संतान उत्पत्ति की सीमा का निर्धारण, कि कोई भी जो परिवार है वो अधिकतम कितने बच्चे पैदा कर सकता है, इस बारे में अगर कठोर कानून बना दिए जाए तो इससे भी जनसंख्या वृद्धि की समस्या को रोका जा सकता है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा दी जाए, संतति सुधार कार्यक्रम यानी संतान उत्पत्ति के समय जो उनके कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, अगर उनको पुख्ता किया जाए तो भी जनसंख्या वृद्धि को काबू में किया जा सकता है। इसके अलावा जनसंख्या शिक्षा दी जाए, विद्यार्थियों के सिलेबस में इस बात को जोड़ा जाए तो भी यह एक कारगर कदम हो सकता है। स्वास्थ्य सेवा एवं मनोरंजन के साधनों में बढ़ोतरी की जाए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए। परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा वो सिलेबस में भी जोड़ी जा सकती है और स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको भी पुख्ता किया जाए तो भी जनसंख्या वृद्धि की समस्या उसको काबू में किया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं को शिक्षित किया जाए, ज़्यादा जनसंख्या है उसकी हानियां उनको समझाई जाए, उनके स्वास्थ्य पर जो जनसंख्या वृद्धि से यानी अधिक संतान पैदा करने से जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं वो उन्हें समझाए जाएं तो भी जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा सिलेबस में यौन शिक्षा को जोड़ा जाए, जनसंपर्क ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, स्वास्थ्य विभाग या सरकार के द्वारा ऐसी नीतियां बनाई जाए, जनसंपर्क में नुक्कड़ नाटक या सभाओं के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाए तो इससे भी जनसंख्या वृद्धि की समस्या उसे रोका जा सकता है। और इसके अलावा जो जनसंचार के माध्यम है, मीडिया है, अखबार है, टीवी है, जो भी हमारे साधन हो सकते हैं जनसंचार के, उनके द्वारा अगर लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए तो भी जनसंख्या नियंत्रण है वो किया जा सकता है और इसके द्वारा जो पैदा होने वाली और समस्याएं हैं उनको भी काबू में किया जा सकता है।